PSE 143 भारत में राज्यों की राजनीति, चैप्टर नंबर 7 रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 क्या है? राज्य विकास मॉडल। राज्य विकास मॉडल में क्या होता है, जैसे आप सबको पता होगा, जैसे हमारे देश का विकास का मॉडल है, कंट्री का एक मॉडल होता है। ठीक है, और जो विकास चीज़ है, जैसे यहाँ पर आपको जैसे बोला था, विकास क्या है, एक विरोधाभासी भी होता है। जैसे आप देखोगे, जैसे आप हमारे इंडिया को देखोगे तो क्या है, कुछ हमारे इलाके क्या भाई बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ पर क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर हम पूरी इंडिया लेवल पर देखें, यानी नेशनल लेवल पर देखें, तो विकास जो है वो हम दो लेवल पर देखा जाता है, एक नेशनल लेवल पर और एक राज्य लेवल पर, यानी राष्ट्रीय लेवल पर। एक तो राष्ट्रीय लेवल होगा, दूसरा जैसे स्टेट लेवल पर, जैसे मान लीजिए जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, यानी इन स्टेटों पर भी अगर देखोगे, इसमें भी अगर आप देखोगे तो राज्य विकास मॉडल में अगर मैं चर्चा करूं, जैसे हमारे कुछ राज्य हैं जो क्या हैं, जो विकास मॉडल हैं, कह सकते हैं उनकी जो आर्थिक प्रगति है या आर्थिक विकास है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा सा है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, तमिलनाडु है, गुजरात है, पंजाब है, कर्नाटका है, यहाँ का ये जो स्टेट हैं क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उसी के प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे अगर स्टेटों की बात करें, जैसे यूपी है, बिहार है। ठीक है, यूपी बिहार का अगर हम एंगल लें, ये सारे उड़ीसा की हम बात करें, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको क्या बोला जाता है, कम डेवलप हैं। यानी क्या आप कह सकते हो कि हमारे राज्यों या जब हम स्टेटों में चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता, कुछ राज्य हमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हैं या बहुत ज़्यादा हमें विकसित दिखाई देते हैं। कुछ राज्य ऐसे, जैसे बीमारू प्रदेश बोला जाता है, एक शब्द मैंने आपको बोला था ना, बीमारू राज्य। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे बिहार है, ठीक है, यूपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, इसको क्या बोला जाता है, बीमारू स्टेट का मतलब होता है कि ये पिछड़े हुए राज्य हैं। अगर आप डेवलपमेंट में देखोगे, बहुत सारे राज्य कैसे, जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप है, पंजाब डेवलप स्टेट है, या हरियाणा है, या अगर हम बात करें गुजरात और तमिलनाडु की बात करें, क्या गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब की तरह क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड इतना डेवलप है? नहीं है ना। उसी प्रकार से आप देखोगे, जब उत्तर प्रदेश था, जब उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, या चलते हमारे मध्य प्रदेश में, इसमें से जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट के अलग बनता है, तो क्या सिर्फ यही कारण था, क्या उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और उत्तर प्रदेश जो मैदानी इलाका, इसी आधार पर राज्य का बंटवारा कर दिया गया था? बल्कि नहीं था, बल्कि उत्तराखंड जो था वो एक प्रकार से भैया क्या था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उनको लगता था जब हम अलग राज्य बना देंगे तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से जब बिहार से झारखंड कट के अलग होता है, तो क्या सिर्फ यही कारण था कि झारखंड इलाका पिछड़ा था? अगर बिहार और झारखंड जब अलग हो जाते हैं तो क्या बिहार का जो विकास है और जो झारखंड का विकास है उसमें असमानता दिखाई देती है ना, आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रीजन को देखते हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखोगे तो जो मध्य प्रदेश का इतना बड़ा इलाका था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट है, विकास की परियोजनाएं। यानी कहने का यहाँ पर मतलब है, जैसे हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं एक किसी कंट्री के, यानी हमारा विकास का मॉडल देखते हैं, उसी प्रकार से जब हम राज्यों में जाते हैं तो वहाँ की जो अलग अलग सरकारें हैं, जैसे तमिलनाडु की हम बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, कल देखना ना, हमें हमारे जो अलग अलग स्टेट हैं, जैसे कुछ स्टेटों में हमें विकास का मॉडल देखना है। जैसे तमिलनाडु का विकास का मॉडल क्या है, आप सबने सुना होगा, तमिलनाडु जो है काफ़ी डेवलप स्टेट रहा है। या तमिलनाडु में जैसे हम हेल्थ की बात करें, या वहाँ पर एजुकेशन की बात करें, या हेल्थ में, एजुकेशन में, या अन्य किसी चीज़ों में देखेंगे, तो फिर जैसे हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात जिस प्रकार से अगर देखोगे, गुजरात में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, पंजाब मॉडल है, पंजाब के मॉडल को भी हम देखते हैं, पंजाब में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, केरला का एक मॉडल है, ठीक है, केरला में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में जैसे हम विकास के मॉडल बात करें, प्रेजेंट टाइम में जैसे आपने सुना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक प्रकार से, उसी प्रकार से अन्य विकास मॉडल, दिल्ली अरविंद केजरीवाल एक प्रकार से कहते हैं ना कि भैया हमारा दिल्ली मॉडल है। केजरीवाल बार बार जब इलेक्शन चल रहा था तो केजरीवाल क्या कर रहे थे, दिल्ली मॉडल को पंजाब में जाकर के बता रहे ना कि हमारा भैया दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल का हम अभी जो जब गुजरात का इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पर भी आप देखो कि केजरीवाल जाते हैं और वहाँ सबको बताते हैं कि हमारा दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल में उनके क्या क्या है, जैसे उनके क्या है, बिजली है, पानी है,
हेल्थ है, यानी बेसिक जो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, अगर सकते हेल्थ सेक्टर है, उन्होंने एजुकेशन को जिस प्रकार से उसमें ऐड किया है, और हेल्थ यानी मोहल्ला क्लिनिक जिस प्रकार से चला रहे हैं, या कह सकते हैं महिलाओं के लिए जिस प्रकार से उन्होंने फ्री बसें चलाई, यानी उस प्रकार से, यानी जो दिल्ली मॉडल में क्या है कि हम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कल्याणकारी स्टेट की जो होता है ना, कि जो राज्य है ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को फ्री सुविधाएं दे रहा। तो केजरीवाल का जो मॉडल है, यही केजरीवाल का मॉडल है ना। तो और बाकी आप सब लोग दिल्ली से ज़्यादा सब लोग हैं तो समझते हो केजरीवाल का मॉडल क्या, यही जब केजरीवाल अलग अलग, जैसे केजरीवाल जब पंजाब में एक्सलेंस रहा तो पंजाब में केजरीवाल क्या कहते हैं कि जो भैया दिल्ली का मॉडल है हम पंजाब में वही लागू करें। यानी जिस प्रकार से दिल्ली में हम परियोजनाओं को चला रहे हैं, जिस प्रकार से हम दिल्ली वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की सुविधाएं रहे हैं, वही मॉडल हम पंजाब में लागू करेंगे। तो कह सकते हो कि अलग अलग जो हमारी स्टेट होते हैं, अलग अलग जैसे हमारी स्टेटों की बात करें, जैसे क्या दिल्ली का जो मॉडल है सेम वैसे उसी प्रकार का नहीं। अगर हम जैसे हरियाणा से अगर हम यूपी की बात करें तो हरियाणा में जिस प्रकार से सरकारों ने काम किया है, उस प्रकार से क्या यूपी बिहार में काम हुआ, या उन सरकारों का जो रोड मैप था विकास का बिल्कुल अलग आपको दिखाई देगा। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि अलग अलग जो हमारी सरकारें हैं, ठीक है, या जो हमारे स्टेट हैं, उनमें विकास की जो परियोजना है या विकास के जो मॉडल, डेवलपमेंट का जो रोड मैप है, वह बिल्कुल हमें क्या होता है, सेम नहीं बल्कि उसमें एक शब्द वर्ड यूज है, विरोधाभासी है। विरोधाभासी मतलब किसी स्टेट में डेवलपमेंट कैसा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। भाई एक जगह तो देखोगे तो वहाँ पर स्टेट बहुत ज़्यादा बेहतर है, दूसरे स्टेट जैसे मैंने बीमारू राज्यों का नाम लिया, उस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। 7.2 देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपका 7.2 है, 7.4 यही दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या 7.3 मोस्टली जितना होगा हम सभी चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 7.2 भारत में विकास। भारत में भी विकास क्या है, देखो भारत में विकास, भारत का विकास मॉडल विरोधाभासी है। कहते हैं कि अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर कोई कहता है भारत में बहुत ज़्यादा विकास हो गया, तो विरोधाभासी इसलिए बोला जाता है कि अगर हम देखें जैसे हमारा तमिलनाडु है और साउथ के इलाकों देखो, और उत्तर भारत के यूपी बिहार बंगाल झारखंड के इलाकों को अगर हम देखते हैं तो क्या विकास उसी प्रकार का डेवलपमेंट है। यानी विरोधाभासी का मतलब होता है कि जैसे आप देखोगे एक तरफ तो जहाँ एक तरफ गरीबी वहीं दूसरी तरफ समृद्धि है, या एक तरफ तो गरीबी है और एक तरफ समृद्धि है, तो विकास जो है यहाँ आपको क्या दिखाई देता है, विरोधाभासी दिखाई देता है। पहली देखो भारत में जो विकास हुआ है उसको यानी विद्वानों ने इसे विरोधाभास को 3 प्रकार से व्याख्या दी। यानी भारत जो डेवलपमेंट में आगे बढ़ा है, पहले हम कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, पहले हम कंट्री को देखते हैं, फिर अलग अलग राज्यों में चलेंगे, ठीक है। अगर देखोगे विद्वानों ने इस विरोधाभास को 3 प्रकार से व्याख्या दी। पहली व्याख्या क्या है कि रेखांकित करती है कि बावजूद भारत के सामने कई चुनौतियां, देखो भारत के सामने क्या है, बहुत ज्यादा चुनौतियां, फिर भी भारत को किन चीजों से बेनिफिट हुआ है, कई सारी चुनौतियां, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। यहाँ हमारा जो देश है क्या भैया डेवलप, यानी क्या लोकतांत्रिक संस्था है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं यानी संविधान का शासन है, कह सकते हैं डेमोक्रेसी है। संघीय हमारा ढांचा है, संविधान की वजह से विकास के लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सका। कह रहे हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, क्या है, एक लोकतांत्रिक संस्था, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। हमारा संघीय ढांचा है, या जैसे हमारी संघात्मक शासन प्रणाली है, या कह सकते हैं संविधान की वजह से भारत में कह सकते हैं विकास या डेवलपमेंट को हासिल करना संभव हो गया है। दूसरी ओर कह सकते हैं कि 91 के बाद यानी 1991 के बाद जिस तरह से हमारे देश में आर्थिक सुधार होते हैं, 1991 में जिस तरह से आर्थिक सुधार होते हैं, उससे कह सकते हैं कि भारत में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके लिए एक नया रास्ता खुलता है। 91 में विभिन्न राजनीतिक दलों, यानी यहाँ पर जब देखो एक तो विकास कब होता है हमारे देश में, एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जब सरकारें बदलती हैं, एक सरकार जैसे थी जब बदल के दूसरी सरकार आती है तो आपको वहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई देगा। देखो किसी भी स्टेट में, अगर किसी स्टेट में एक ही गवर्नमेंट लगातार लंबे समय से चलती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट विकास उस तरह से नहीं दिखाई देगा। अगर किसी राज्य में अगर बार बार हर 5 साल के बाद अगर हम सरकारों को बदल देते हैं तो वहाँ पर शायद आपको डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर दिखाई दे सकता है, ठीक है। यही कह रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों तथा उनके बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद संभव हो सका। यानी विभिन्न दलों में भारत में डेवलप क्यों हमें दिखाई देता, तो हमारा सबसे मेन रीजन है कि हमारा देश है, यहाँ पर हमारा डेमोक्रेसी है, ये काम मदद कर रहा। और 1991 में जिस तरह से हमने आर्थिक सुधार किए हैं और विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जिस प्रकार से वहाँ पर दलों के बीच में कंपटीशन रहता है, वह विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा कि लोकतंत्र को व्यवस्था दर्शाता है, जिसमें मध्यम वर्ग यानी जो हमारे देश में क्या है, एक मध्यम वर्गों का उदय हुआ
हुआ है भारत में सुधारों के लिए संसाधन की उपलब्धता भी, यानी भारत में क्या, भारत के पास भैया क्या है, संसाधन भी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे विकास या डेवलपमेंट की जो परियोजना है उनको लागू करना एक प्रकार से कह सकते हो कि सफलतापूर्वक मिली है। इसके अलावा एक व्यापार उन्मुख अभिजात वर्ग, यानी भारत में क्या एक व्यापारी वर्ग या कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग का यहाँ पर आर्थिक अवसर, जिस प्रकार से उसको आर्थिक अवसर मिलते हैं या कुशल शक्ति है, यानी हमारे देश में क्या है कि यहाँ पर स्किल्ड वर्कर भी क्या कहते हैं या श्रम शक्ति वाले लोग भी मिल जाते हैं। इन कारकों ने अर्थव्यवस्था को पूर्ण विकास किया है, यानी इस कारण से, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन सभी कारकों ने, इन सभी फैक्टर ने क्या उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और भारत में निवेश और फलस्वरूप, यानी भारत में जिस प्रकार से निवेश हो रहा है जिसके फलस्वरूप वृद्धि और विकास की संभावनाओं में योगदान, यानी ये सारी रीजन है जिससे क्या हो रहा है, भारत लगातार विकसित हो रहा है या हमारा विकास लगातार हो रहा है। ये व्याख्याएं भारत के विकास को राष्ट्र राज्य के स्तर पर, यानी ये जो हमने अभी जो विकास की व्याख्या देखी है कि इन कारण से हमारा देश क्या डेवलप कर रहा है या बढ़ रहा है, ये क्या करती है, ये सारी जो व्याख्या होती है राष्ट्र राज्य के स्तर पर केंद्रित हैं। ठीक है, ये क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय स्तरीय पर विविधता को अनदेखा करती हैं। यानी देखो, अगर हम बात करें पूरे देश के लेवल पर अगर हम विकास को देखते हैं, उसी प्रकार से अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर विविधता को देखते हैं तो अनदेखा करती हैं, जिसने भारत के विकास की सफलता में योगदान दिया। वास्तव में भारत का विकास विभिन्न राज्यों में विकास की एक तस्वीर प्रस्तुत है। अगर हम राज्यों में चलते हैं तो राज्यों में क्या है, अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट या विकास की परियोजना है। हर राज्य का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो आपको अलग प्रकार से दिखाई देगा, सिमिलर नहीं है। कहीं कहीं पर अगर देखोगे, जैसे पंजाब है, पंजाब ने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद किया है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा करके उसने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। क्या जो अगर देखोगे कर्नाटका का मॉडल है, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को करता है, वहां पर क्या पता आईटी को बढ़ा करके उन्होंने कर दिया। क्या गोवा का जो विकास मॉडल है, गोवा का जो विकास हुआ, यानी कह रहे हैं कि हमारे राज्यों के जो विकास मॉडल है उसमें एक जैसी समानता नहीं, असमानता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या है आपको असमानता, यानी एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। विभिन्न राज्यों में विकास का पैटर्न या समझाने में मदद करेगा। कुछ राज्यों में अपनी विकास परियोजना विकास मॉडलों में दूसरे की तुलना में बेहतर क्यों है। देखो, अगर हम स्टेट में चलेंगे, जब अलग अलग राज्यों में क्या है विकास मॉडल आपको अलग प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास क्या है। उपराष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है कि हमारे अलग अलग राज्यों में, पहले तो नेशनल लेवल पर हमने देखा, अलग अलग राज्यों में जो विकास का स्तर है वो किस प्रकार से है। देखो, विकास का नेहरूवादी मॉडल राज्य की अहम भूमिका, यानी विकास में अगर देखो नेहरूवादी मॉडल जिसे हम बोलते हैं, ये क्या करता है, अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य ने भारतीय राज्यों में ऐसी भूमिका निभाई है जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राज्य ने, यानी कह सकते हैं जैसे हमारे नेशनल लेवल पर विकास हो रहा है उसी प्रकार से हमारे भारतीय राज्यों में भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसा कि पहले कहा जाता था, विकास को दो स्तर पर देखा जा सकता है, यानी हम किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट है उसको किस स्तर पर, भाई मेरे दो स्तर पर देख सकते हैं, एक नेशनल स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। ठीक है, कैसा किस पहला क्या, अखिल भारतीय स्तर पर। अखिल भारतीय का मतलब है नेशनल लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर जो विभिन्न राज्यों के औसत विकास को बताता है, यानी हमारा जो अखिल भारतीय स्तर होगा विभिन्न राज्यों को जो औसत स्तर को बताए, जबकि दूसरा राज्यों के अंदर को विकास को देख सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हम राज्यों के अंदर हमारे किस प्रकार से विकास है, राज्यों के अंदर का मतलब होता है अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से विकास को देखेंगे। राज्यों के भीतर विकास को उपराष्ट्रीय विकास कहा जाता है, नहीं, राज्यों के भीतर जो विकास है उसको क्या बोला जाता है, उपराष्ट्रीय विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपराष्ट्रीय विकास किसको बोला जाता है, राज्यों के अंदर में जो डेवलपमेंट की योजना है, जो परियोजना है, वहां पर विकास या डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको बता रहा है। जिसे मान करें, जैसे हम देखते हैं भाई तमिलनाडु में कैसे विकास है, इसको क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रीय विकास। ठीक है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, कर्नाटका है। ठीक है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर विकास कैसे हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रीय विकास। विभिन्न राज्यों में विकास का पैटर्न या तरीका एक जैसा नहीं है। देखो, कह रहे हैं कि विभिन्न हमारे जो अलग अलग, पंजाब का जो विकास का तरीका जो पैटर्न है वो तमिलनाडु का नहीं, तमिलनाडु का जो पैटर्न तरीका है वो गुजरात का नहीं, यानी सब में भैया कि हमारे जो अलग अलग राज्यों हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो सेम सिमिलर नहीं है, बल्कि आपको अलग दिखाई देगा। क्या जो बिहार का मॉडल है, बिहार में जिस तरह विकास का पैटर्न तरीका है, क्या वही पैटर्न तरीका यूपी में है? बिल्कुल नहीं है। क्या पता यूपी की सरकार दूसरे चीज़ों पर दे। क्या केजरीवाल की, यानी दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार जो काम करी, यानी दिल्ली का जो विकास मॉडल है, क्या सेम विकास मॉडल हरियाणा का मॉडल है? बिल्कुल आपको नहीं दिखाई देगा। यानी हमारे जो राज्य हैं उनमें क्या है भाई मेरे, एक जैसा राज्यों के भीतर जो है विकास का एक जैसा पैटर्न, एक जैसा तरीका नहीं है।
विभिन्न राज्यों के मुद्दे और चुनौतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। यानी देखो हर राज्यों में क्या होती, जो चुनौतियां होती, जो मुद्दे होते हैं, क्या होते हैं भाई, वह अलग अलग होते हैं, इसलिए उनमें विकास के जो मॉडल, जो तरीके हैं, वह भिन्न भिन्न हमें होते हैं। विभिन्न राज्यों के भीतर क्षेत्रीय असमानता पर्याप्त, यानी विभिन्न क्षेत्रों में क्या है भैया, क्षेत्रीय असमानता है, सभी में क्या असमानता है, असमानता हमें देखने को मिलती है, ठीक है, यानी डिफरेंस है, ठीक है। मुद्दे देखो विभिन्न राज्यों में मुद्दे और चुनौतियां भी भिन्न भिन्न है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय असमानता भी असमानता पर्याप्त है। किसी राज्य के अंदर क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। एक तरफ जहां विकसित राज्य देखें, एक तरफ जैसे देखेंगे हमारे क्या विकसित राज्य, जैसे हम बात करें कौन है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है। वहीं दूसरे कुछ ऐसे राज्य हैं जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े जिनको हम क्या बीमारू बोलते हैं, जैसे बीमारू की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये बीमारू राज्य कौन है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश है। कुछ ढांचेगत असमानता की वजह से इन राज्यों में असमान विकास हुआ। देखो कह सकते हैं कि जैसे अगर देखोगे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु इनका है, और उसी प्रकार से देखेंगे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिनको पिछड़े इलाके, इन दोनों में जो विकास है, ठीक है, वह असमान विकास हुआ है, यानी दोनों का बराबर डेवलप नहीं, कुछ यानी डेवलपमेंट यानी जो विकास का मॉडल है वह बिल्कुल अलग दिखाई आपको देगा, ठीक है, ठीक है। इनमें अविकसित राज्यों के भीतर भेदभाव की भावना को, जो अविकसित राज्य होते हैं उनमें क्या होता है, भेदभाव की भावना को जन्म होता है। देखो जिन राज्यों का विकास नहीं, जिन राज्यों में डेवलपमेंट नहीं, उनमें क्या होता है, एक प्रकार से भेदभाव की भावना आती है। क्या आती है, उनमें भेदभाव की भावना का क्या होता है, यहाँ पर जन्म दिया है। इन भावनाओं के अनुसार भेदभाव केंद्र सरकार एवं विकसित राज्यों के द्वारा, यानी इसमें जो भावना मनोभावनाएं होती हैं, इनमें जो भेदभाव था वह केंद्र सरकार और राज्यों के बीच हमें होता हुआ दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछड़े क्षेत्र अलग राज्य की गठन की मांग करते हैं। कई बार जो भाई जैसे पिछड़ा इलाका रहता है, जैसे जब किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, कई बार यहाँ पर क्या होता है कि अलग राज्य की मांग कर लेते हैं, यानी जब कोई क्षेत्र पिछड़ा, देखो जब इनके अंदर में ये भावना है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो कह सकते हैं डेवलप। जैसे मैं बात करूं, जैसे उड़ीसा का मैंने एग्जांपल कई बार दिया आपको, जैसे उड़ीसा को अगर आप देखते हैं तो उड़ीसा के जो कुछ इलाके हैं वो बहुत समृद्ध इलाके हैं, बहुत विकसित इलाके हैं, और दूसरा उड़ीसा का जो कुछ इलाके हैं बहुत पिछड़े इलाके हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है भैया कि उड़ीसा के जो पिछड़े इलाके हैं वो पिछड़े इलाके क्या कहते हैं भैया कि हम उड़ीसा के साथ रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, यानी उड़ीसा के साथ हैं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर हम अलग राज्य बना लेते हैं तो कई बार क्या होगा, वो डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी कह सकते हो कि वहां पर नए राज्य की जो मांग है वह मांग करते हैं। इस यहां पर ये बता रहे हैं, जैसे हम देखेंगे क्या बता रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या पिछड़े क्षेत्रों ने अलग राज्य की मांग की गठन करते हैं, यानी जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं कई बार अलग राज्य की गठन की मांग होती है। जैसे ताजा उदाहरण देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोग होते हैं कि नए राज्य की मांग है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र होते थे। एक प्रकार से देखोगे जैसे बिहार, मैंने बोला बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है, झारखंड के लोगों को लगता था कि हमारा जो क्षेत्र है वो क्या है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर हम अलग राज्य की मांग करते हैं, अगर अलग राज्य बनता है तो हमारा क्या होगा, विकास और डेवलपमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे यूपी से जो उत्तराखंड अलग होता है, ये मत समझ लेना यूपी से जो उत्तराखंड अलग है, उत्तराखंड के लोगों को लगता था भाई मेरे कि अगर हमें यूपी के साथ रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, बल्कि हम जब अलग राज्य बन जाएगा तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। उसी प्रकार से अगर आप मध्य प्रदेश से जब वहाँ पर छत्तीसगढ़ अलग होता है, तब छत्तीसगढ़ को लोगों को लगता है कि अगर हमारा नया छत्तीसगढ़ बनेगा, नया राज्य बनेगा तो हमारा विकास और डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। यानी इससे लेकर के क्या होता है, देखो जब राज्यों में पिछड़ापन दिखाई देता है, यानी जब किसी एक ही राज्य की बात करते हैं, देखो जब किसी एक ही राज्य में, जैसे मैंने उड़ीसा का एग्जांपल कई बार देता हूं, उड़ीसा की एग्जांपल इसलिए आपको बार बार बताता हूं क्योंकि उड़ीसा में बहुत चीजें, आधा उड़ीसा भैया बहुत समृद्ध है, आधा उड़ीसा पिछड़ा हुआ है, तो उड़ीसा में भी इस प्रकार की मांग उठ सकती कि भैया आधा उड़ीसा को हमें नया स्टेट बना दो, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम इस राज्य के साथ रहेंगे तो हमारा विकास और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जब हमारा नया राज्य बन जाएगा तो हमारा क्या डेवलपमेंट और विकास। यानी यहाँ पर कह सकते हैं उप क्षेत्रीय विकास को लेकर के यहाँ पर संभावनाएं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो विकास है वह आपको सिमिलर नहीं है, बल्कि बहुत वैरायटी में विकास है। उसी प्रकार से जैसे बोलता हूँ क्या, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूँ हरियाणा, जो पंजाब का किसान है, पंजाब का किसान जितना कमाता है क्या उतना ही यूपी बिहार और झारखंड के जो किसान हैं क्या उनकी इनकम हो रही, नहीं हो रही ना। तो यही बताया जा रहा है कि हमारे जो उप क्षेत्रीय हैं वहां पर क्या है, जो विकास है वह समान नहीं है, क्या उसमें असमानता बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि जो उप क्षेत्रीय क्षेत्र होते हैं वह कई बार, देखो
विकास जब बराबर नहीं होगा, डेवलपमेंट बराबर नहीं होगा, तो वहां नए राज्य की मांग जरूर उठ सकती है। ठीक है, इसका भी एक कारण है जिस प्रकार से बता रहे हैं। देखो उत्तराखंड का भी नए राज्य का एक उदाहरण है। इसका ही निर्माण है कि मुख्य रूप से राजनीतिक कारण से बना है, ना कि राजनीतिक कारणों से बना, ना कि आर्थिक और क्षेत्रीय पिछड़े हुए। 3 नए राज्य का गठन, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, बीमारू राज्यों से अलग होकर के बनाए गए थे। नहीं, जो नया राज्य बनता है जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बीमारू राज्यों का मतलब होता है कि जो पिछड़े हुए राज्य थे उनसे निकाल करके क्या होता है, इनको नया राज्य बनाया गया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद राज्यों ने विकास के एजेंडे को लागू किया। यानी 91 में जब आर्थिक विकास हुआ था, यानी जब कह सकते हैं वैश्वीकरण हुआ था, उसके बाद जो राज्य थे, राज्यों ने विकास के एजेंडे को लागू किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी जब राज्य थे क्या होते थे, उनको हर काम करने, यानी विकास डेवलपमेंट करने के लिए होता केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती थी। लॉरेंस लीज ने अपनी पुस्तक 2002 में लिखा है कि यह दलील दी है कि सरकार एवं भारतीय राज्यों के बीच अंतर सरकारीय प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच अंतर सरकारी सहयोग में स्थानांतरित हो गई है। फलस्वरूप अब राज्य और आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं है। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो राज्य हैं वह अपने विकास या डेवलपमेंट के लिए अब बहुत ज़्यादा केंद्र पर निर्भर नहीं है। यही जब चैप्टर हम 5वें चैप्टर देख रहे थे, तो 5वें चैप्टर में राज्य स्वायत्तता यही बता रही है कि राज्य इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमें हर चीज के लिए हमें राज्य यानी केंद्र पर निर्भर न रहना पड़े, ताकि उनको स्वतंत्रता की मांग करें। यानी राज्य जो हैं वो अपना विकास और डेवलपमेंट स्वयं कर सकें, यानी अब बहुत ज्यादा केंद्र पर उनकी निर्भरता नहीं रह गई। आर्थिक सुधारों ने इस अवस्था का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को अपने राज्यों में निवेश करने के लिए आमंत्रित। अब आपने देखा कि जैसे देखा कि यूपी में देखा योगी का क्या होता है, योगी ने भी क्या यूपी की सरकार ने क्या किया, वहां पर एक समिट करवाया था, भाई आओ यूपी में निवेश करो। उसी प्रकार से हरियाणा में भी क्या होता है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने यहाँ पर भी करवाया था। क्या करवाया था कि क्या बोलते हैं, गुड़गांव में हुआ था, समिट हुआ था। भाई अंबानी अडानी दुनिया भर के लोग थे कि क्या हो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करो। उसी प्रकार से जैसे यानी कह सकते हो कि जो राज्य हैं वो क्या करते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे भाई नरेंद्र मोदी की सरकार अलग अलग दूसरे देशों से कंपनियां लाती हैं। उसी प्रकार से अगर देखोगे राज्य में क्या हो रहा, राज्यों में आर्थिक विकास करने के लिए जो राज्य सरकारें हैं वह अलग अलग मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी को बुलाती हैं, ताकि वहां पर आर्थिक विकास को किया जा सके। यानी अब राज्य भी इस चीज पर डिसीजन ले रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हरियाणा की, अगर देखोगे 80 का दशक दौर था। 80 के दशक में क्या था, यहाँ पर क्या थी, बंसीलाल की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। और यहाँ जब मारुति लगने को आती है, मारुति कहाँ लगती है, मानेसर में लगती है। मारुति कहीं और भी तो जा सकती है। देखो जब गुड़गांव में मारुति लगती है और मानेसर में लगती है, तब हरियाणा जो गुड़गांव है तो क्या होता है, एक प्रकार से बहुत बड़ी सिटी बना। किसका, उसमें मारुति का बहुत बड़ा योगदान है ना। जब अगर आप देखोगे संजय गांधी जब मारुति को लेकर के आते हैं तो बंसीलाल का एक बहुत बड़ा योगदान था। बंसीलाल उसको ला करके गुड़गांव में उन्होंने यानी मानेसर में उन्होंने फिट करवा दिया, और हरियाणा का जो डेवलपमेंट जो विकास था एक प्रकार से वो और ज़्यादा बढ़ गया ना। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो राज्य हैं, राज्य क्या कर रहे हैं, अब अपने राज्यों में निवेश करवाने के लिए मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे अगर देखोगे, जैसे बिहार का जो इलाका है, यूपी के जो इलाका है, ये इलाके पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री का विकास नहीं हो जिस प्रकार और जगहों पर हुआ है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पंजाब का जो विकास मॉडल है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा पुशअप किया उन्होंने एग्रीकल्चर बढ़ा लिया। उसी प्रकार से मैंने आज पंजाब का जो किसान है, एक औसत किसान की जो कमाई कितनी है, लगभग 2.5 लाख बनती। वही बिहार यूपी के रीजन में जो किसान क्या उतना कमा पा रहा, नहीं कमा। उसी प्रकार से अगर आप तमिलनाडु का मॉडल को देखोगे, गुजरात का मॉडल, तो एग्रीकल्चर पर नहीं, हर स्टेट का जो मॉडल, हरियाणा का जो अगर मैं बात करूं, हरियाणा डेवलप में क्यों गया, क्योंकि यहां पर क्या ज्यादातर कंपनी, जैसे मैंने मारुति का एक उदाहरण दिया, यहां पर जब लंबे समय तक 10 साल तक यहां पर भी कांग्रेस की सरकार रही, वहां भी क्योंकि केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और राज्य में भी थी, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं हरियाणा में बहुत सारी इंडस्ट्री लगती है, तब जाके हरियाणा एक विकास की प्रगति। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर देखोगे, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में क्या चीफ मिनिस्टर के कामराज, सुना होगा, कभी सर्च करना, अभी आगे आपका नाम आ जाएगा, के कामराज। तो के कामराज की जब सरकार थी, जब देखो के कामराज ने क्या किया, तमिलनाडु में बहुत सारी उन्होंने इंडस्ट्री या कंपनी लगवाई है। तो अलग अलग राज्यों में विकास की जो परियोजना है, विकास का जो मॉडल है, आपको अलग अलग आपका प्रकार। गुजरात का जो विकास मॉडल है बिल्कुल अलग दिखा है। अब अगर मैं बात करूं, केजरीवाल का जो विकास मॉडल है वो इंडस्ट्रियल विकास मॉडल नहीं है। अगर देखो यही विकास मॉडल में आपको अंतर हमें समझ में आएगा। देखो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में इंडस्ट्री लगी, विकास हुआ,
एक अलग मॉडल है। पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी पंजाब एग्रीकल्चर सेक्टर पर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर का मॉडल है, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पर उनका बहुत ज़्यादा जोर है। और उसी प्रकार से देखेंगे तो आप दिल्ली का क्या एग्रीकल्चर, ना एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडल है ना तो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर मॉडल है, बल्कि उनका क्या है कि वहां पर अगर आप देखोगे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। वहां पर क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, इसका मॉडल है ना। वही यहां पर आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो विकास मॉडल है उनमें आपको असमानता दिखाई देगी, यानी हर राज्यों में जो विकास का मॉडल है, जो विकास की परियोजना है, वो आपको अलग अलग दिखाई देंगी। देखो वही मैं बताऊं, इसे से चैप्टर को ज्यादा समझने आपको देखो दिल्ली का अलग मॉडल है। जब वहां पर 2000, जैसे हम गुजरात मॉडल की चर्चा करें, गुजरात मॉडल जो है यहां पर जैसे देखोगे नरेंद्र मोदी जब 2001 में आते हैं तो वहां पर क्योंकि एक प्रकार से गुजरात क्या है, गुजरात की परिस्थितियां बहुत खराब हैं, उनकी आती ही 2001 में क्या कच्छ में भूकंप आता। उसके बाद जिस प्रकार से वो अब कितना सही है कितना गलत हो अलग बात है, लेकिन अगर हम वैसे भी पूरे गुजरात मॉडल को देखें तो उन्होंने गुजरात को किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात आगे करके जिस प्रकार से कार्यक्रम को चलाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काफी ऐड किया, गुजरात की ऐड होती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि देखो अगर कर्नाटक का विकास मॉडल देखते तो कर्नाटक का क्या है, आईटी सेक्टर को उन्होंने बढ़ा करके विकास मॉडल उसका है। तो देखो अगर उसी प्रकार से तमिलनाडु का, केरल के हम मॉडल की बात करें, तमिलनाडु का केरल का मॉडल है, उनका डेवलपमेंट का मॉडल दूसरा है, दिल्ली का मॉडल दूसरा है, हरियाणा का मॉडल दूसरा है, बल्कि पंजाब का मॉडल दूसरा। हर राज्य में जो विकास के मॉडल हैं, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो बिल्कुल सेम नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। कोई किसी चीज पर ध्यान दे रहा, कोई किसी चीज पर ध्यान दे रहा, किसी ने कोई किसी चीज को पकड़ लिया है। तो सभी ने अपने अपने क्या कर लिए हैं, अपने अपने कुछ चीजों के लिए लिया है। क्या दिल्ली कैसा, जैसे हम बिहार की बात करें कि यूपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार जिन चीज़ों पर जोर दे रही है, क्या हरियाणा की सरकार उन चीज़ों पर जोर नहीं दे रही? क्या पंजाब में जो नई सरकार आई है, क्या वो सरकार किन चीज़ों पर जोर दे रही है? अलग चीज़ों पर दे रही ना। तो हर राज्यों में जो सरकारें हैं वहाँ उन्होंने अपने अपने अनुसार अपना विकास के मॉडल को फिक्स कर लिया। यही इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में जो विकास के मॉडल हैं वह किस प्रकार के हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो दिया गया है, जैसे वही सारा बताया गया। जैसे यहाँ पर गुजरात की, मैंने यहाँ पर सबकी बात की। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की ने हैदराबाद शहर में आसपास आईटी सेक्टर, वही मैंने बताया कि जैसे आंध्र प्रदेश का मॉडल है, या हम बात करें कि आंध्र प्रदेश का मॉडल है, या अगर हम बात करें कर्नाटका का मॉडल आईटी सेक्टर पे चला गया। वही मैंने आपको बताया ना, वो आईटी सेक्टर को कर रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने निजी क्षेत्रों में चेन्नई के आसपास विनिमय इकाई को बढ़ा दिया। वही जब जयललिता आती है, उससे पहले में बहुत पहले कामराज की सरकार थी, यह जयललिता की सरकार, वहां प्रकार से जिस प्रकार से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। ठीक है, नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल था वहां पर देख लेते हैं। देखो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाया, और यानी गुजरात में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ा करके गुजरात मॉडल को लिखाते हैं, यानी निजी क्षेत्र को उन्होंने ज्यादा किया था और औद्योगिक विकास को तेज कर दिया था। वही इंडस्ट्री लगाओ और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करो, उनका गुजरात मॉडल ये है। इसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तथा हिमाचल में भी औद्योगिक के लिए कदम उठाए गए। यहाँ पर भी औद्योगिक यानी इंडस्ट्री को लगा करके इन्होंने विकास के मॉडल को दिखाया है। इन राज्यों ने औद्योगिक उत्पादन, ठीक है, इन राज्यों ने औद्योगिक उत्पादन की नीतियों को विकसित किया ताकि वैश्विक निवेश स्थापित कर सकें। इसके अलावा कुछ राज्य के क्षेत्रों में जैसे कृषि क्षेत्र के आधार पर केंद्र, नहीं कुछ राज्य क्या है जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना करके विकास को बनाया। जैसे मैंने पंजाब का नाम लिया था, ठीक है, पंजाब पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर देकर उसका विकास मॉडल उस तरह का दिखाई देता है। तो सबके भाई जो विकास मॉडल है वो कुछ पैमाने हैं, कुछ पैमाने पर उन्होंने सेट कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा अन्य राज्यों में विपरीत, जैसे केरल की बात करें, केरल का मॉडल क्या है? केरल का जो मॉडल आप देखोगे, केरल का पानी बिजली वाला मॉडल नहीं है। केरल का मॉडल क्या है? शिक्षा पर जोर देना है भैया, ठीक है, एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। विशेषकर कौशल विकास को उन्होंने बना लिया है, यानी एजुकेशन को इन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आम जनता खुद ही विकसित होगी, पढ़ लिखी गई है तो डेवलपमेंट आसान हो गया उनको। ठीक है, इसके विपरीत केरल का जो है शिक्षा के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, विशेषकर कौशल विकास पर या कृषि विकास के अलावा, यानी वहां पर एग्रीकल्चर नहीं बल्कि कौशल विकास को ज्यादा दिए, एजुकेशन को केरल ने बढ़ा लिया है। ठीक है, देखो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु क्या कर रहा है, इंडस्ट्री को लगा करके उसने काम किया है, लेकिन वहीं बगल का उनका राज्य है, क्या है, केरल है, केरल इंडस्ट्री नहीं बल्कि एजुकेशन को बढ़ा करके काम कर रहा है। ठीक है, सेम अगर आप बीच में दिल्ली को देखोगे, दिल्ली जो है क्या कर रहा है कि दिल्ली का जो विकास मॉडल है, क्या लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, जैसे जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी का रहा, उसी प्रकार से अगर सेम हरियाणा में आओगे तो हरियाणा का जो विकास मॉडल है इंडस्ट्री का विकास मॉडल है।
ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में अगर हम चलेंगे तो वहाँ के जो विकास की परियोजना है या वहाँ की जो सरकारें हैं वह अपने विकास या डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं। ठीक है। सरकारों और निजी क्षेत्रों के सहयोग को निजी क्षेत्रों ने इन सुधारों को प्रोत्साहन मिला है, विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों में। ठीक है। अन्य क्षेत्रों में देखो राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक हो गया है। ऐसे उद्योगों के संबंधित राज्यों में लोगों को रोजगार देना होगा, उनसे बुनियादी ढांचे में विकास की उम्मीद की गई है। सजोज की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण पर राजनीति उत्पन्न हुई। सेज की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के कई राज्यों में किसानों का विरोध किया। देखो हरियाणा भी की बात करें, देखो क्या जब यहाँ पर औद्योगिक विकास की बात आई थी तो क्या सरकारें क्या कर रही हैं, जिस प्रकार से किसानों की जमीन रही। हरियाणा में एक बहुत बड़ा मामला उठा था जब यहाँ पर हुड्डा की सरकार थी। ठीक है। तो जब देखो जैसे हमने बात किया कि 1980 में जब यहाँ पर भाई बंसीलाल की सरकार थी, जब उन्होंने मारुति लगाने की बात किया था, उसी प्रकार से हम किसी भी स्टेट को ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे आसान रहता बताने में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब जैसे मारुति लगने आई थी, मारुति जब हरियाणा में लगी थी तो वहां पर जो किसानों की जमीन ली जा रही है या कहीं पर भी किसानों की जमीन ले जाए, तो किसानों की जो जमीनें ली जा रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो कैसे ली जा रही है या किस प्रकार से ले, वहां पर किसानों का विरोध कैसे सरकारें झेल रही है। क्योंकि आप भाई जैसे कहीं पर इंडस्ट्री लगाने के लिए जाओगे तो आपको क्या जमीन तो लेनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से वहां पर जमीन अधिग्रहण को कैसे उसको किसानों का विरोध भी झेलना पड़ता है। इससे विकास के एजेंडे का राजनीतिकरण हुआ है लंबा। भी अगर आप देखोगे एक डीएलएफ का मामला, डीएलएफ आपने सुना ना, डीएलएफ को लेकर के बड़ी लैंड है जिसमें अशोक खेमका का अगर नाम सुनोगा, हरियाणा आईएएस आते हैं। तो जिस प्रकार से हरियाणा में जमीनें खरीदी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस जब सरकार थी, तो उसमें घोटालों की बहुत ज़्यादा बात आई। जब किसानों से जमीनें खरीदी गई, कहा जाता था कि भाई हुड्डा सरकार ने जो किसानों से जमीनें खरीदी थी औने पौने दाम पे उन्होंने जमीन खरीद ली, और जो कंपनियां थी जितनी भी, क्योंकि हरियाणा में जितनी कंपनियां, कोई जापानीज है, कोई चीनी है, यानी अलग अलग देशों से कंपनियां हैं, तो उनको महंगे महंगे दामों में आपने बेच दिया है। यानी आपने किसानों से जो जमीन खरीदी है बहुत कम सस्ते पैसे में खरीद लिया है, या 2 लाख रुपए एकड़ में खरीद लिया, उसको आप करोड़ों में बेच रहे। तो इस प्रकार से यहां पर आरोप लगे। वही बताया जा रहा है कि जब विकास में एक थोड़ी समस्या आती है। समस्या क्या, जब सरकारें किसानों से जमीन लेती हैं, जमीन ले रहे तो किसानों का उसका विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो किस प्रकार से इन चीजों को यहाँ पर हैंडल किया जा रहा, इसका राजनीतिकरण। विपक्षी दलों और किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है, जिससे कुछ उदाहरण में हिंसा भी हुई है। इससे कुछ मामलों में सेज के विकास पर भी प्रतिकूल पड़ा। इस सदी के पहले दशक में भारत में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। ठीक है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम तथा सिंगूर में, उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल में हिंसा हुई थी। देखो ये दोनों है। आप नंदीग्राम का नाम, ये जब नंदीग्राम में जिस देखो कहीं पर भी अगर सरकारें कंपनी लगाने, देखो अगर मैं बात करूं, जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, ठीक है, झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी, जब वहां बीजेपी की जब सरकार थी, तो वहां पर कंपनी लगाने के लिए जब सरकार जाती है, इलाके का मुझे नाम याद नहीं है, मैं बता देता हूं, तो वहां पर कह सकते हैं कि आदिवासी लोगों ने उसका जमकर विरोध किया, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारा जल जंगल जो जमीन है वो ना जाए। ठीक है। यानी उनकी जो जल जंगल जमीन उनको सुरक्षित रहे, यानी वो कंपनी लगाने का वहां पर जमकर विरोध होता है, नहीं लग पाती है। तो वही मैं बता रहा हूं कि जो विकास में समस्या, चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां यही आती जब सरकार विकास की परियोजना, जैसे आप मान लो कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आपके राज्य में एक मान लो जापान की कंपनी लगी, जापानी जो कंपनी लगी उसके लिए जो जमीन की खरीद होगी, तो जमीन की खरीद ट्रांसपेरेंस हो। ये नहीं कि सरकार आपसे 2 लाख में जमीन खरीद रही है और जापानी कंपनी को 2 करोड़ में बेच रही है। ठीक है, 1 बीघे खेत को या जैसे भी, तो औने पौने दाम पर किसानों से जमीनें जो खरीदी जा रही हैं, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को जो करोड़ों अरबों में जो जमीनें बेची जा रही हैं, ये इस प्रकार से विरोध का सामना। कई बार जो किसान होते हैं वो अपनी जमीनें देने के लिए राजी नहीं हैं। तो ये भी क्या थोड़ी बहुत समस्या होती है यहाँ पर, हिंसा और कई सारी यही समस्या बनती है जब विकास में, अब जब विकास या डेवलपमेंट होता है राज्यों में, ये समस्या की थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करता है। इसी प्रकार की चुनौतियां, जैसे मैंने डीएलएफ का मामला आपको बताया, डीएलएफ में जिसमें डीएलएफ का मामला है, और मैंने अशोक खेमका का नाम बताया, ये सारी चीजें यही है कि भाई जब कंपनियां, क्योंकि हरियाणा में काफी हुआ इसलिए मैं आपको ज्यादा बेहतर बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ से जो फार्मर है, फार्मर से आप 1 किल्ला जमीन ले रहे हो और उस जमीन को प्राइवेट कंपनी को महंगे में दे, तो किसान तो विरोध करेगा ही। तो यहां पर ये विरोध का सामना जरूर करने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या रहेगा। इसमें राज्य के विकास मॉडल की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, राज्य का जो विकास मॉडल है उनमें कैसे कैसे, देखो हम भारत के राज्य को उनके विकास के आधार पर वर्गीकृत हैं, यानी हम भारत में जो राज्य हैं उनमें विकास का वर्गीकरण का आधार क्या उसको देखेंगे। जैसा कि विकास के मॉडल का अर्थ कहा गया है कि किसी राज्य में विकास की
विशेषताएं, यानी किसी राज्य के विकास का मॉडल का मतलब होता है किसी राज्य में क्या है विकास की विशेषताएं को पहचानी कैसी जा सकती हैं। इन्हें राज्यों में दलों, नीतियों, प्राथमिक तथा बुनियादी जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा सामाजिक कल्याण एवं मानव अधिकार इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी अलग अलग राज्यों में सड़क को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गरीबी को लेकर के या सामाजिक कल्याण को लेकर के, यह इन चीज़ों पर हम क्या करेंगे, उनको नापेंगे कि अलग अलग राज्यों में विकास के पैमाने क्या हैं। ज़्यादातर विद्वानों ने विकास के स्तर को मापने के लिए राज्य की वृद्धि दर यानी राज्य की वृद्धि यानी जीडीपी का ज़्यादा यूज करते हैं। ज़्यादातर जो विद्वान है राज्य में विकास या डेवलपमेंट कितना है उसके लिए क्या करते हैं, राज्य वृद्धि दर का उपयोग किया है। हालांकि कुछ विद्वानों ने वृद्धि को सामाजिक कल्याण से अलग करके नहीं देखते हैं, अर्थात वह मानव विकास क्षमताओं का यानी मानव विकास उसको देखते हैं। केरल, गुजरात, देखो कौन कौन से हैं, केरल, गुजरात, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आर्थिक विकास में वृद्धि एवं मामूली मानव विकास, यानी कि यहाँ पर आर्थिक विकास तो ज़्यादा है लेकिन मामूली मानव विकास है। यानी देखो क्या करें, राज्य में तो आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा है लेकिन मानव का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से क्या है भाई मेरे, मानव विकास मामूली मानव विकास देखा गया है। बीमार राज्यों के साथ उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो बीमारू राज्य का हिस्सा थे विकास संकट से जूझ रहे हैं। अतुल कोहली, सुब्रत मित्रा जैसे विद्वानों ने भारत में विभिन्न राज्यों में शासन के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया है। अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक में वो क्या कहते हैं कि देखो अतुल कोहली क्या करें, आधारित राजनीति को केवल उनके कुशासन को प्राथमिक कारण बने हैं। उनका मानना कि सुधार के युग में वृद्धि यानी कहते कि जब यहाँ पर सुधार होता तो संरक्षण भी मिलना चाहिए। यह वह समय है जब भारतीय राज्यों में सुधार के लिए समाजवादी एजेंडे के समर्थन यानी कहते हैं कि जो राज्य विकास कर रहा है लेकिन समाज यानी सोशल की साथ सोसाइटी को देखना बहुत है। ये नहीं है कि आप विकास करने के लिए अंधाधुंध विकास करते चले जा रहे हो, इंसान को देख ही नहीं रहे हो, उनको भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह वह समय है जब भारतीय राज्यों में सुधार के लिए समाजवादी एजेंडे के समर्थन किया है। व्यापारी हितैषी बन गए यानी अब व्यवसाय क्या है, प्रो बिजनेस बन गए हैं। पश्चिम बंगाल ने गरीबी के स्तर को कम किया है। देखो पश्चिम बंगाल क्या है, गरीबी के स्तर को कम किया है क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार लागू किया है। गुजरात ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया। नहीं देखो जैसे बंगाल की बात करें तो बंगाल क्या है, बंगाल का कह सकते हो कि वो गरीबी को लेकिन सेम अगर वहीं पर गुजरात चलते हैं तो क्या विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। भैया गुजरात देखो, गुजरात में क्या है, फॉरेन से यानी विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा लगी। यानी गुजरात का मॉडल ये है कि विदेशी लोगों को यानी जब वहाँ पर 2001 में या कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर आए थे तो जैसे आपने सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी वो कई सारे देशों का दौरा करते हैं जैसे जापान है और कई सारे, क्योंकि गुजरात में क्या होता है एक प्रकार से बाहर की विदेशी कंपनियों को लाने में वो कामयाब हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि जब 2000 में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर 2001 में बनते हैं, 2012 तक रहते हैं तो गुजरात में कम से कम वो विदेशी कंपनियों को निवेश करवाने में कामयाबी हासिल कर लेते, कम से कम उतना उन्हें करें। वही गुजरात का मॉडल हम देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर जैसे हम ममता बनर्जी की बात करते हैं तो ममता बनर्जी क्या करें भैया, गरीबी को लड़कियों को साइकिल बांट दे रही हैं या चावल बांट दे रही हैं, इस प्रकार से यानी गरीबी को कम करने वाला उनका अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार से उन्होंने क्या किया है कि गरीबी स्तरों को कम किया है। ठीक है, गुजरात ने औद्योगिक विकास के अनुकूल पर्यावरण नीति को अपनाया है। नीचे कुछ चुनिंदा राज्यों के विकास मॉडल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कुछ राज्यों में विकास मॉडल क्या है उनको देखते हैं। ठीक है, हेलो, देखिए सबसे पहले जो मॉडल है उसको देखते हैं। देखो क्या है, पंजाब मॉडल की बात करते हैं। देखो पंजाब मॉडल, देखो पंजाब का विकास मॉडल राज्यों के विकास पैटर्न को दर्शाता है। यानी पंजाब का जो विकास मॉडल है राज्यों की पैटर्न को दर्शाता है, जहां विकास में कृषि का बड़ा योगदान है। मैंने वही बोला, एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि का बड़ा योगदान है। पंजाब के साथ कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र को खाद्यान्न आवश्यकता में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय दिया जाए। नहीं कह सकते हैं कि पंजाब के साथ जैसे हरियाणा, यूपी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, इसमें भारत में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय। पंजाब राज्य 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की कमी पूरा करने वाला रक्षक राज्य था। यानी 1960 के दशक में कहते हैं पंजाब जो था, कहते हैं वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन जो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। नहीं पंजाब राज्य था 1960 के दशक में खाद्यान्न की कमी पूरा करने वाला रक्षक राज्य था। उस समय खाद्य संकट, चीन के साथ युद्ध और मानसून की के कारण क्या अधिक, देखो क्या हो रहा था कि 1960 में जब चीन के साथ युद्ध चला था तो क्या खाद्यान्न की कमी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में क्या था भाई, खाने पीने यानी
कह सकते हैं खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, और जिस प्रकार से चीन के साथ युद्ध करना पड़ता है, और मौसम जिस प्रकार से मौसम सही नहीं था, उसकी जटिलता अधिक रही। हरित क्रांति द्वारा भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। देखो यहाँ पर जो हरित क्रांति, जो भारत आजाद होता है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। पंचवर्षीय योजना में हमारी पहली दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ज़्यादातर हमने खाद्यान्नों पर, दलहन फसलों पर, तिलहन फसलों पर या खाद्यान्न फसलों पर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि भारत में जो गरीबी थी, यानी खाने पीने तक की भी चीज़ें यहाँ पर बहुत मुश्किल से बनती थी। तो वहाँ पर हरित क्रांति में जैसे खाद्यान्न उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनाने पर था, भारत में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया जा सके। यानी क्या था, शुरू में खाद्यान्न की कमी बहुत ज़्यादा थी। हरित क्रांति को उच्च उपज वाली किस्में की बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद्य कृषि में मशीनों का उपयोग लाया गया था, और पंजाब ही क्षेत्र था। हरित क्रांति को लाने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करना था, और भारत की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए में आत्मनिर्भर बनाना था। इसको एक विकसित सिंचाई प्रणाली और ट्रैक्टर, इससे जुड़े उपकरणों का यहाँ पर प्रयोग भी हुआ था। पंजाब में कृषि में परिवर्तन तेजी से हुआ। पंजाब में कृषि में परिवर्तन तेजी से होने वाले राज्य को श्रेय जाता है। इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में उछाल देखी गई है। यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल यानी धान का जो उत्पादन था, बड़ी उछाल देखी गई। ये दो ही फसलें थी जो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा बेहद लाभान्वित हुई। इन दोनों फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत तथा सरकार की खरीदी नीति के कारण इनका उत्पादन राज्यों के किसानों की आय के स्तर को सुनिश्चित। देखो पंजाब में ही क्या था, यहाँ पर एक शब्द इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपने किसान आंदोलन भी इस शब्द का नाम सुना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सरकार कम से कम इतने पैसे पर उनकी, यानी यहाँ पर उनकी चीज़ों को खरीदे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, जो जिसका अभी किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा जिक्र होता। तो पंजाब की जो सरकार थी वह पंजाब के किसानों को सबसे ज़्यादा क्या देती भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की उसने शुरुआत की, और सरकार ने खरीद नीति के कारण को उन्होंने राज्य में किसानों की आय के स्तर को सुनिश्चित किया जा सका। हरित क्रांति ने पंजाब में रोजगार की स्थिति तथा वर्ग की निर्माण में को प्रभावित किया। इससे राज्य का वाणिज्यिक कृषि के उत्पादन के संकेत दिए। वाणिज्यिक कृषकों के उदय के साथ ही प्रवासी कृषि मजदूरों के लिए रोजगार, यानी पंजाब में क्या था कि पंजाब में जब एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हुआ और कृषि वहां पर बेहतर, तो प्रवासी कृषि मजदूर को, यानी जैसे अभी बोला जाता है कि बिहार से, यूपी से काफी बड़ी संख्या में जो मजदूर होते हैं वह पंजाब में कभी खेतों में धान लगाने के लिए या कटाई करने के लिए काफी बड़ी संख्या में, प्रवासी मजदूरों के भी रोजगार के वहां पर अवसर पैदा हुए। नहीं, पंजाब में जब इतनी ज्यादा भाई खेती हो गई तो जो वहां पर प्रवासी मजदूर थे उनके लिए भी कह सकते रोजगार के अवसर पैदा हुए। विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के द्वारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंध रखते थे वो वहां पर गए। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भारतीय औसत से आगे निकल गई, यानी पंजाब की जो प्रति व्यक्ति है भारत की जो प्रति व्यक्ति है उससे भी आगे निकल गई, जो एक दशक के भीतर भारत में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी। पंजाब में कृषि विकास मॉडल स्वतंत्र भारत में सबसे सफल मॉडलों में बन के उभरा। यानी पंजाब का जो है क्या कैसा मॉडल है, पंजाब का है कृषि विकास मॉडल है, यानी पंजाब का जो पूरा मॉडल है क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेस करता हुआ मॉडल है, जो स्वतंत्र भारत में सबसे सफल मॉडल बन के कह सकते हैं उसमें उभरा है। यानी कह सकते हैं अगला जो मॉडल हम देखेंगे केरल मॉडल है। केरल का मॉडल कैसे है, देखो केरल मॉडल आमतौर पर मानव विकास खास करके, यानी केरल का जो मॉडल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है। देखो पंजाब ने कहा कि भैया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करके उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ दिया, लेकिन पंजाब का जो मॉडल है वो कह सकते हो कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को, यानी भैया कि हमें खेती रोजगार नहीं बल्कि मानव का विकास करना है। ये किस पर जोर देता है केरल का मॉडल, मानव विकास को। और मानव विकास में क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य को, यानी यह क्या है पंजाब का केरल का जो मॉडल है क्या है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को है, शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष रूप से जोर दिया गया। केरल को कई वर्षों तक उच्च मानव विकास सूचांक में श्रेय, यानी लंबे समय तक जो केरल था मानव विकास सूचांक जो उसमें अच्छे खासे दर्जे पर रहा। 1975 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने केरल को विकास के लिए एक रोल मॉडल, यानी कहते हैं कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने ना केरल को कह सकते हो कि विकास के मामले में एक रोल मॉडल बताया। अमर्त्य सेन और ने अपने लेख में मानव विकास संकेतों के संदर्भ में केरल की उपलब्धि को रेखांकित किया। केरल मानव विकास सूचांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण में विकास देशों में काफ़ी गरीब है। अमर्त्य सेन बताते हैं कि इस सफलता का श्रेय राज्य की कल्याणकारी नीतियों, यानी अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो केरल है वह जिस प्रकार से क्या कर रहा है, एजुकेशन को बढ़ा करके और हेल्थ को बढ़ा करके उसका मॉडल है। यानी कहते हैं कि इसमें केरल की जो सफलता है, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि जो केरल का जो मॉडल है उसमें सबसे ज़्यादा राज्य की जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं
क्या क्या है, जो सरकार की क्या है कल्याणकारी नीतियां, उसको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया है। केरल ने कल्याणकारी नीतियों को लक्ष्य बना करके मानव विकास, यानी कह सकते हो केरल जो है कल्याणकारी नीतियों को लक्ष्य बना करके मानव विकास पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, जो लोगों की आय में वृद्धि करे। यानी कह सकते हैं कि मानव विकास इतना, भैया इंसान का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दो, उसको इतना ज़्यादा लिखा दो, पढ़ा दो, इतना ज़्यादा स्किल कर दो कि वो अपना विकास स्वयं कर ले, यानी उस सैलरी उसकी पैकेज अच्छा हो जाएगा, नौकरी पा जाएगा। ठीक है, केरल के विकास या सहकारी समितियों ने पर्यटन, यानी केरल क्या है, केरल की जो विकास में सहकारी जो समिति है तो उन्होंने पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित किया, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट और साथ में पर्यटन के क्षेत्र को भी उन्होंने ध्यान में लिया। इन दोनों नीतियों के उद्देश्य में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों का समान विकास है। यानी केरल में कह सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का जो विकास, जो डेवलपमेंट था वो लगातार क्या था, एक समान था। वामपंथी सरकार ने इस मॉडल को लागू करने में, यानी वामपंथी यानी लेफ्ट की जो सरकारें थी वहां पर इस मॉडल को लागू करने में कह सकते हैं उन्होंने सफलता भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल का विकास मॉडल के विपरीत जहां शहरीकरण और औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, यानी पश्चिम बंगाल का विकास मॉडल के विपरीत वहां पर शहरीकरण और औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया। केरल के विकास मॉडल का ध्यान ग्रामीण केंद्रित और अधिक कुशल था, यानी केरल का जो विकास मॉडल है वह गांव को यानी टारगेट करके किया गया था और अधिक कुशल था। इसके अलावा केरल का विकास मॉडल कह सकते हैं बॉटम अप योजना का परिणाम था। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों ने राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी से लागू करने में कह सकते हो उन्होंने एक भूमिका निभाई। नहीं कह सकते हो कि जो पंजाब का जो होगा, उसके बाद अगर केरल में चलेंगे तो केरल का जो विकास मॉडल है वो मानव विकास, यानी कह सकते हैं कि जैसे आम लोग हैं उनको भैया बहुत पढ़ा दो, लिखा दो, उनका स्वास्थ्य अच्छा कर दो, हेल्थ अच्छा कर दो, ठीक है, वो अपना विकास स्वयं, यानी वो मानव विकास को सबसे ज़्यादा क्या करता है, बढ़ा रहा है। यद्यपि 21वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में केरल का विकास में ठहराव आया है। अब क्या है, 21वीं शताब्दी में जो केरल का विकास है थोड़ा सा रुक गया। ठहराव का मतलब होता है रुक जाना या थोड़ी ब्रेक लग जाना। केरल में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की संख्या भी लगातार बढ़ी। पर्यटन केंद्रित मॉडल ने पर्यावरण को भारी नुकसान पड़ा है। इससे स्थानीय संसाधन का दुरुपयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा सहकारी समितियां भी बिल्कुल अकुशल हो गई हैं, क्योंकि लोग उपभोक्ता सहयोगी उत्पादों को खरीदने के लिए अब खुले बाजारों की तरफ देखने लगे हैं। इससे अर्थव्यवस्था की खाड़ी देशों के साथ काम कर रहे मजदूरों पर श्रमिक निर्भर, यानी कह सकते जो, क्योंकि केरल के काफ़ी लोग जो होते हैं बाहर नौकरी करने के लिए खाड़ी देश का यानी अरब कंट्री, गल्फ कंट्रियों में जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में अगर विचार करें तो केरल के बारे में मानव विकास सूचांक के समर्थन में जो दिया था, अब वह विरोध का सामने, यानी केरल का जो विकास मॉडल है कहते हैं कि भैया उल्टा पड़ गया है। क्या कर रहे हैं, केरल का जो डेवलपमेंट का मॉडल था क्या पड़ गया है, उस पर ही उल्टा पड़ रहा है। जगदीश भारती और अरविंद कहते हैं कि इस बात को मानते हैं कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि केरल का विकास मॉडल एक सफलतम उदाहरण है। यानी बहुत सारे पहले तो केरल के विकास मॉडल की बहुत ज़्यादा बात हुई थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में ज़्यादातर जो कह सकते हो कि पॉलिटिकल थिंकर माने हैं केरल का जो विकास मॉडल है उसको सफलता का उदाहरण नहीं गिन रहे हैं। नहीं कह रहे हैं कि भैया केरल में जो जिन चीज़ों पर केरल आगे अप कर गया था वो उस पर उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। जैसे उल्टा क्यों पड़ गया, यानी कह रहे हैं कि केरल ने तो पढ़ाई लिखाई को तो बढ़ा दिया, आपने भैया सबको पढ़ा दिया लिखा दिया, लेकिन नौकरी तो दे नहीं पाए तुम, ठीक है। अगर आपने क्या शहरों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अगर आपने पर्यटन को, यानी केरल ने पर्यटन को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पर्यटन से पैसा कमा लिया, लेकिन पर्यावरण को बचा नहीं पाए, तो आपका जो मॉडल है आप पर उल्टा पड़ गया। इस प्रकार यानी यहां पर कह सकते हो कि अरविंद क्या, यानी जगदीश भारती और अरविंद पनगड़िया क्या कहते हैं कि केरल का जो विकास मॉडल है वह उच्चतम उदाहरण उसको नहीं मानते हैं, यानी केरल का विकास मॉडल ये ऐसा ही। अब हम चलते हैं गुजरात मॉडल पे, ठीक है, गुजरात मॉडल को देखते हैं, ठीक है। देखो गुजरात मॉडल को भी एक और सफल कहानी के रूप में भारतीय राज्यों में प्रस्तुत किया गया। यानी गुजरात मॉडल भी काफी घूमा है भाई, ठीक है, 2014 के बाद काफी घूमा था इस देश में, ठीक है। केरल को जिसको कल्याण के आधार पर माना गया, यानी केरल को जिसको कल्याण के आधार पर मॉडल माना गया, मानने से भिन्न है। यानी केरल का अगर देखोगे वहां पर कल्याणकारी योजनाएं या ह्यूमन विकास को माना गया था, यानी मानव विकास को ज्यादा लिया गया था, तो उससे भिन्न है। गुजरात मॉडल में औद्योगिकरण, यानी गुजरात मॉडल क्या है, औद्योगिकरण को बहुत ज्यादा जोर देता है और बाजार उन्मुख सुधारों की, यानी बाजार के सुधार करने की बात करता, सफलता के रूप में जाना जाता है। इस सदी के प्रथम 2 दशकों में गुजरात भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बना। इसकी वृद्धि दर में सुधार की वजह से हुई है।
सुधारों की अंतर्गत अगर देखेंगे अर्थव्यवस्था में निगम क्षेत्रों को सौंप दिया। निगम यानी कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो गुजरात थे उन्होंने क्या कहते हैं सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, यानी निजी हाथों में सौंप दिया, निजी उद्यम ज़्यादा उसको बढ़ाया। गुजरात में व्यवसाय करने में कानून यानी कहता है गुजरात जो है बाहर की जो कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, यानी उन्होंने क्या किया व्यवसाय करने में बहुत ज़्यादा झील। इस बात को अगर आप किसी नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में अगर सुनोगे तो कहते थे कि हमने कि गुजरात में जो कंपनियां हैं कंपनियों को हमने बहुत ज़्यादा रियायत दी। देखो एक चीफ मिनिस्टर होते हुए गुजरात में इतनी सारी कंपनियों को आकर्षित कर लेना, ठीक है कि गुजरात में जिस प्रकार से उन्होंने कंपनियों को लेकर के आते थे, जैसे मैंने बोला कि जापानी बहुत सारी जापान की कंपनी लग जाती है, क्योंकि जापान क्या है अगर देखोगे आईटी में और बहुत सारी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है। तो जापानीज कंपनियों को गुजरात में लेकर के चले आना, ठीक है, ये बहुत बड़ी भूमिका है। यानी गुजरात जो है व्यवसाय में कानूनों को ढील दी, इससे भूमि और पर्यावरण यानी कह सकते हैं भूमि और पर्यावरण के कानूनों में नरमी बरती गई, यानी पर्यावरण को बचाने के जो कानून थे उसमें थोड़ी इन्होंने ढिलाई दे दी थी, ठीक है। गुजरात का बंदरगाह के समीप होने की वजह से इसका औद्योगिकरण यानी कह सकते गुजरात के पास कह सकते पोर्ट थे यानी बंदरगाह थे, इससे इसको बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास में बढ़ावा मिला। इसके अलावा गुजरात सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को 24 घंटे यानी गुजरात की जो सरकार थी जितनी भी वहाँ पर इंडस्ट्री लगी उनको नरेंद्र मोदी की सरकार या कह सकते हो कि यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम की जो गुजरात सरकार उसने 24 घंटे बिजली देने में काम किया, मुहैया करवाया। औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने में यानी जो वहां पर उद्योग लगे थे उनको क्या देती थी सब्सिडी, यानी उनको रियायत यानी टैक्स में और बहुत सारी चीज़ों में उनको रियायत देने का काम किया, वह ज़्यादातर उत्पादन कर सकें। सब्सिडी विभिन्न प्रकार की, इसमें पूंजी है, ब्याज है, इस प्रकार की सब्सिडी, भूमि जल और प्राकृतिक संसाधनों पर सब्सिडी मिली। सरकार ने औद्योगिक पार्क एवं आर्थिक विकास यानी सेज को भी बनाया ताकि विभिन्न औद्योगिक इकाइयां लग सकें। 1990 से 2010 के बीच गुजरात ने अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यानी कह सकते हो 90 से लेकर के यानी 90 से लेकर के 2010 तक गुजरात ने विदेशी कंपनियों के और प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करने में यानी उसको बहुत ज़्यादा वो कामयाब रहा, ठीक है। 19 राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों के लिए राज्य में निवेश की पहल की गई। यानी देखो आप सुना कि विदेशी लोग यानी जो भारत के अप्रवासी लोग थे, ठीक है, जैसे भाई भारत में कोई विदेशी विदेश में काम करता था उन लोगों को आकर्षित करने में गुजरात जो था वो कामयाब रहा, इससे भी यह हासिल करने में मदद मिली। जगदीश भारती और अरविंद पनगड़िया गुजरात के विकास मॉडल के कट्टर समर्थक हैं। यानी जिस प्रकार देखो यही जगदीश भारती और अरविंद पनगड़िया क्या हैं गुजरात मॉडल के क्या है ये बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, और बल्कि केरल मॉडल की क्या करते हैं केरल मॉडल को ये मानते नहीं हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है पॉलिटिकल थिंकर हैं या कह सकते हो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ठीक है। ये गुजरात के मॉडल के कट्टर समर्थक है, उनका तर्क है यानी वो क्या कहते हैं गुजरात जैसी अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर को हासिल करने के लिए बाद विकसित हुई। यानी कह रहे हैं गुजरात जो अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर को हासिल कर रहा है वह विकसित हुई है। यह औद्योगिक तथा बाजार के नेतृत्व विकास को बढ़ावा दे। नहीं कहते हैं गुजरात का जो विकास मॉडल है वह क्या अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं औद्योगिकरण, यानी गुजरात का जो विकास मॉडल है वो औद्योगिकरण और बाजार के नेतृत्व यानी बाजार को नरमी बदल करके या बाजार को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन यानी सब्सिडी दे दो या कानून ढीला कर दो भैया, इस प्रकार से देकर के उन्होंने बढ़ावा देकर के संभव हुआ। गुजरात का विकास भी ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर आधारित है। गुजरात में एक मजबूत उद्यमी वर्ग ने गुजरात के विकास में गुजरात का जो उद्यमी वर्ग यानी गुजरात का जो व्यवसायी वर्ग था उसने भी वहां पर विकास में क्या है उसने मदद की है। ऐतिहासिक रूप से गुजराती भारत के भीतर और बाहरी विशेष रूप से व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल रहे। अब गुजरात सरकार ने भी अपनी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक के लिए खोला है। इसमें उद्यमशील वर्ग तथा इसके सकारात्मक के साथ गुजरात में भी क्या है भारी निवेश हुआ। फिर भी गुजरात के विकास मॉडल में कई प्रकार की आलोचनाएं हैं। क्या है गुजरात का भी जो मॉडल क्या है उसमें कई प्रकार की आलोचना है। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। यानी कहता है कि गुजरात का जो विकास मॉडल है जो यानी गरीब लोगों के लिए या कह रहे हैं गरीब जो वर्ग है उसके लिए क्या है प्रति संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। विशेष रूप से अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यानी गुजरात क्या है कि आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है उस पर निर्भर है। विकास को केंद्रीय राजनीति द्वारा व्यवस्थित हासिल किया गया। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की योजना बनाने या उनमें विकास कानून को लागू करने में नहीं कहते जो स्थानीय स्वशासन है यानी सरकार की जो योजना है वह बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा कारगर लागू नहीं, उसमें भूमिका नहीं। औद्योगिकरण पर अत्यधिक जोर की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में नहीं कहते गुजरात ने कह सकते गुजरात ने औद्योगिक विकास को इतना ज़्यादा जोर दे दिया भैया कि उन्होंने एजुकेशन को यानी एजुकेशन के क्षेत्र को और शिक्षा यानी इसको इन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। स्वास्थ्य हेल्थ यानी कह रहे हैं गुजरात ने औद्योगिक विकास पर इतना जोर दे दिया है, इतना ज़्यादा कंपनी लगाने में वो लोग बिजी हो
हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि सुरक्षा यानी कह सकते हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इन चीज़ों की क्या वहाँ पर अनदेखी हुई है, जिसके कार्यबल का अधिकांश भाग औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है जो विभिन्न किसी सामाजिक और आय के। गुजरात ने पिछले एक दशक में बेरोजगारी में उच्च बढ़ोतरी देखी, यानी कह रहे हैं ये इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, नहीं कह सकते क्या है वहाँ पर उच्च बढ़ोतरी, यानी कह सकते कि वहाँ पर एक प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है और वहाँ पर कह सकते उद्योग कंपनियां लगाने में लोग बिजी रह गए। गुजरात ने इंडस्ट्रियल विकास बहुत ज़्यादा किया या सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे करके उन्होंने विकास को तो जरूर बढ़ा लिया है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी, ये जो सारी चीज़ें हैं वह लगातार बढ़ती गई, या इसके क्या है नेगेटिव पॉइंट है या इसमें खामियां हम कह सकते हैं। अगला तमिलनाडु मॉडल है, ठीक है। अगला क्या है, तमिलनाडु का मॉडल क्या यहाँ पर दिखाता है, ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु का विकास मॉडल की रणनीति ऊपर दिए गए दोनों केरल और गुजरात के गुणात्मक रूप से अलग है, यानी तमिलनाडु का जो मॉडल है वह गुजरात से और केरल से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों राज्यों से भिन्न। तमिलनाडु में औद्योगिक विकास, तमिलनाडु भी वही बोला था मैंने ना, औद्योगिक विकास और आधारभूत विकास के इतिहास में विरासत नहीं है। यह 1980 के समय में जब तमिलनाडु में विकास शासन का मुद्दा बना, नहीं क्या यहाँ पर शासन के मुद्दों को लेकर के, यानी शासन को लेकर के यहाँ पर हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ 2 दशकों में नृय जातीयता और क्षेत्रीय आंदोलन हुए। तमिलनाडु में ने 2 स्तरीय रणनीति अपनाई। पहली, एक तरफ इसने सेवा क्षेत्र के तहत, क्या सेवा क्षेत्र के तहत जो हमारा क्षेत्र आता है, विकास पर ध्यान दिया। दूसरी, उसने कल्याणकारी कार्यों को तहत गरीबी को नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर जब जयललिता की सरकार आती है तो इसने क्या किया कि जो कल्याणकारी योजना यानी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा, केजरीवाल की जो नीति है, केजरीवाल का जो मॉडल है उसी तरीके का कह सकते हो तमिलनाडु का मॉडल है। क्योंकि अगर आप किसी तमिलनाडु के व्यक्ति से मिलोगे, वहाँ पर अगर मैं बोलूँ जैसे जयललिता की जो पार्टी है, ठीक है, एआईडीएमके, यानी कह सकते हो कि जयललिता इतना बेहतर काम किया, या कह सकते हो कि भैया कि खाना फ्री दे देना, यानी साइकिल फ्री दे देना, घर बनवा देना, सब्सिडी दे देना, यानी आम जनता को इतनी ज़्यादा फ्री सुविधाएं दी गई हैं। यानी राज्य की क्या है जो मूलभूत क्या है कि सेवा क्षेत्रों का विकास, यानी जो सेवा क्षेत्र है, यानी जो सेवा क्षेत्र है उनमें डेवलपमेंट करना है। दूसरा, कल्याणकारी कार्यक्रमों को तहत यानी गरीबी को कम करना। अगर जयललिता को देखोगे, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों जानता हूँ क्या है, जयललिता का जो विकास मॉडल था, या कह सकते हो कि तमिलनाडु का जो विकास मॉडल है वो इंडस्ट्री थी, कुछ समय तक इंडस्ट्री विकास मॉडल है, वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ काफ़ी लंबे तक है। लेकिन जब वहाँ पर एआईडीएमके की सरकार आती है, जो जयललिता आती हैं, तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री चीज़ें देंगे। जब भाई क्या कर देना, स्कूटी फ्री दे देंगे, साइकिल फ्री दे देंगे, घर बनवा देंगे। आप कभी इलेक्शन जब होगा ना तमिलनाडु में, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियां जो लेकर के आती हैं रोड मैप लेकर भी हम क्या करें, उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो कि फ्री चीज़ें, केजरीवाल जैसा मॉडल है तमिलनाडु का मॉडल, लगभग सेम मॉडल है, क्योंकि जयललिता भी फ्री चीज़ों को बहुत ज़्यादा देती हैं। सेम मॉडल अगर देखो, सेम किसका मॉडल है अगर मैं बात करूँ, सेम अगर देखोगे उड़ीसा में भी अगर देखोगे, वहाँ पर जो बीजेडी की जो सरकार है, यहाँ पर कह सकते हैं नवीन पटनायक भी वही उसी रोड मैप को लेकर के चलते हैं, ठीक है। वही रोड मैप को क्या देखोगे, नवीन पटनायक, यानी कह सकते हैं तमिलनाडु जो मॉडल है वह राज्य के कल्याणकारी कार्यों यानी गरीबी को दूर करने पर अधिक ध्यान दिया, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्री चीजें दे या सब्सिडी देने का काम, यानी कह सकते हो कि राज्य के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दो, यानी कल्याणकारी कार्यों को चला के गरीबी दूर करने पर ध्यान दिया। तमिलनाडु ने बेहतर शिक्षा सुविधाओं का भी, यानी तमिलनाडु जो है शिक्षा यानी एजुकेशन के सेक्टर में भी रहा है। इसने राज्य के औद्योगिक विकास में सामाजिक आधार, यानी कह सकते हैं कि जो औद्योगिक विकास में सामाजिक आधार को दिया है। इस कारक से यहाँ पर दलित आंदोलन, महिला शिक्षा, बंदरगाहों की उपलब्धता ने बाजार विकास के लिए प्रत्यक्ष सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ। इसके अलावा राज्य के लिए औद्योगिक गलियारा ने विकास पर ध्यान, परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक केंद्र, यानी कह सकते हैं तमिलनाडु जो है वह ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, मैंने बोला था ना, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री भी है। देखो ये नहीं है कि देखो यहाँ पर दोनों चीजों को, राज्य इंडस्ट्री लेवल को बढ़ा रहा है, यानी कंपनियों को तो लगा रहे हैं, लेकिन साथ में साथ क्या तमिलनाडु क्या कर रहा है कि राज्य के जो नागरिक है उनको फ्री चीजें भी ज्यादा पकड़ाते चला जाए, जैसे केजरीवाल है। देखो वही मैं बता रहा हूँ कि जो जयललिता की जो देखो इंडस्ट्री पहले से लगी हुई थी, इंडस्ट्री थी, या इंडस्ट्री को उन्होंने और बढ़ा लिया, या फिर उन्होंने क्या कि कल्याणकारी योजना चलाने, यानी जनता को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का काम करना, या घर बनवा देना, या घर बनाने में कुछ पैसे दे देना, या पढ़ने के लिए पैसे दे देना, या फ्री राशन दे देना, इस प्रकार की यानी कल्याणकारी योजनाएं भी उनके साथ रही। देखो तमिलनाडु ने राज्य के लिए प्रत्यक्ष कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों के भोजन प्रदान करने पर, हाँ वहां पर बोला कि जयललिता की
फ्री कैंटीन एक शब्द होता है, वहाँ पर अम्मा कैंटीन चलती थी, यानी कम पैसे में यानी उनको भोजन कराने वाली जो व्यवस्था थी, ठीक है। जिस प्रकार से बीच में देखो कि तमिलनाडु कर्नाटक में भी आपने टाइम देखा होगा कि वहाँ पर कांग्रेस की जब सरकार थी तो वहाँ पर भी एक कैंटीन यानी खाने की एक सुविधा, यानी भैया 10 रुपये में हम भरपेट खाना खिला देंगे, इस प्रकार की जो योजना रही वो तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है। तमिलनाडु ने कल्याणकारी कार्यक्रमों में शहरी गरीबों के लिए भोजन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें मिड डे मील यानी जो मध्यान्तर भोजन था उसको बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी। तमिलनाडु की सरकार ने गरीबों को, लड़कियों को लाभ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा निवेश किया। इसकी कुछ जैसे टेलीफोन, साइकिल, यानी जैसे वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो जयललिता की पार्टी कहती थी कि भैया हम आपको फ़ोन दे देंगे, साइकिल दे देंगे, यानी लड़कियों के लिए या गरीब लोगों के लिए उनको किया गया। जैसे कोनों में इनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन अन्य राज्यों ने विभिन्न तरीकों से समान योजनाओं को अनुकरण भी किया है। इसके अलावा राज्य ने स्वास्थ्य में भी काफी निवेश किया है, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा मानव विकास सूचांक में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया, नहीं कह सकते जो तमिलनाडु है वह मानव विकास में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तमिलनाडु ने स्वास्थ्य संकेतक में भी अगर देखोगे वहाँ यानी हेल्थ के सेक्टर में भी काफ़ी ठीक रहा है। इसके बावजूद केरल से काफ़ी गरीब है, यानी कह सकते केरल से अभी अगर देखोगे उतना ज़्यादा नहीं है। समाज कल्याण नीतियों में जैसे तमिलनाडु ने मानव विकास एजेंडे में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राज्य की जो नीतियां रही उसमें क्या है, राज्य की नीति में अगर देखो गरीबी को कम करने तथा खाद्यान्न शिक्षा को प्रदान करने, नहीं गरीबी को कम करना है और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने में ज़्यादा रहा। आंगनबाड़ी द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए तथा स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान कर रहा है ये सारा। परंतु अन्य राज्यों की इन नीतियों का भी उसने अपनाया, अन्य राज्यों में जो नीतियां उसको भी उसने क्या अपनाया। अब देखते हैं अन्य राज्यों में विकास मॉडल, अन्य राज्यों के जो विकास मॉडल जैसे अब देखोगे 1990 के दशक में भारत में विकास का एक प्रश्न महत्वपूर्ण रहा, राजनीति का मुद्दा बना। इस समय नेताओं, सरकारों, राजनीतिक दलों ने एफडीआई को आकर्षित, यानी जो एफडीआई थी, ठीक है, इसको कल्याणकारी और लोक लुभावनी योजनाओं को शुरू करने के लिए, केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए भारतीय कॉर्पोरेट समूह के निजी क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। विकास को प्रस्तुत करने के लिए यह दौड़ भारतीय राजनीतिक वचन में अभिन्न गई। नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा, ध्यान सुना, एफडीआई को, यानी किन किन लोगों ने एफडीआई को अपनाया, ध्यान रहा, नवीन पटनायक उड़ीसा, ठीक है, नीतीश कुमार बिहार, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, मायावती मुलायम और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है वह 1990 के दशक से विकास के एजेंडे में लागू किया। यानी इन्होंने एफडीआई यानी को भी अपनाया है, कल्याणकारी योजनाओं के। नहीं कह सकते जो जैसे हम अन्य राज्यों की बात करें, जैसे मैंने अभी लास्ट में नाम लिया था, मैंने बता भी था, तो जो नीतीश कुमार हैं वो जिस प्रकार से कह सकते हैं एफडीआई को अपना करके या विदेशी कंपनी कुछ निवेश करें, क्योंकि बीच में उनका एक बयान भी आया था कि भाई हमारा पास समुद्री इलाका नहीं तो इसलिए बिहार हमारा डेवलप नहीं कर पा रहा है, या यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री नहीं, इसलिए बिहार पिछड़ रहा है। उसी प्रकार से जैसे बीच में मैंने बताया था लखनऊ में एक समिट योगी आदित्यनाथ ने करवाया था कि भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आकर के यूपी में निवेश कीजिए, या जैसे फिल्म, ये सारे क्या विकास का एक मॉडल है। तो वह पर अगर हम देखते हैं जैसे मैंने बताया कि नवीन पटनायक का जो मॉडल, नवीन पटनायक, हाँ उड़ीसा मैंने 2 बार नाम लिया कि उड़ीसा का बता रहा हूं कि उड़ीसा का जो विकास है, आधा उड़ीसा तो बहुत डेवलप्ड है, आधा उड़ीसा पिछड़ा हुआ है, वही मैंने बताया। तो उसी प्रकार से अगर देखोगे अन्य जो मुख्यमंत्री यानी अन्य राज्य हैं वह भी विकास के जो मॉडल को अपना रहे हैं। इसमें एक दिल्ली के मॉडल को आप, दिल्ली का मॉडल इसमें है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बता रहा था कि आप समझिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, वह जो विकास का पैमाना, उनका अलग अलग विकास के पैमानों को क्या कर रहे हैं वो अपना रहे कि वो डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाती हैं या उनका डेवलपमेंट कैसे आगे। दिल्ली का बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल दूसरी, आप लोग दिल्ली में ज्यादा लोग रहते हुए तो पता भी होगा केजरीवाल किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। सेम आप मैंने बता दिया नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे वहां पर किन चीजों पर ध्यान दिया। फिर पंजाब को पूरा एग्रीकल्चर सेट कर, एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल है, ठीक है। केरल का आपको वैसे पता होगा कि वो किस पर ध्यान देते हैं, यानी वहां पर के एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर, यानी मानव विकास पर उन्हें ज्यादा जोर दिया है। तमिलनाडु का जो मॉडल है वो कल्याणकारी राज्य का मॉडल है, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने की बात करता है, यानी खाना फ्री दे देना, भोजन फ्री दे देना, साइकिल बांट देना, घड़ी बांट देना, या कह सकते हैं कि घर बनवा देना, इस प्रकार का मॉडल है। दूसरा साथ साथ उसके क्या है मानव विकास के भी काम करता है, साथ में इंडस्ट्री को भी उन्होंने ऐड किया। उसी प्रकार से जैसे हम बीच में देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम कर्नाटका को अगर मैं ले आऊं बीच में, कर्नाटका जो यानी जो अगर देखोगे जो आज के समय में जो अगर आप देखोगे कि कर्नाटका का जो मॉडल क्या है, आईटी सेक्टर को उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है।
अगर आप देखोगे कि जो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बेंगलोर में जाकर के क्यों लग रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार का वैसा वातावरण वहां पर उन कंपनी को दिला है। तो आग जैसे मान में बात की, जैसे यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की बात हुई है, यानी अगर आज बात करें जो आंध्र प्रदेश की या कर्नाटक की बात करें तो लोग क्या आईटी सेक्टर को हब बना, यानी आईटी सेक्टर को जो उन्होंने हब बनाने का काम किया। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जैसे हरियाणा का अगर मैं बात करूं तो गुजरात को जिस प्रकार से गुजरात की बात देखोगे, हरियाणा का जैसे मैं बात करूं, हरियाणा में जैसे इन्होंने गुड़गांव को बनाने का काम किया है, गुड़गांव को जिस प्रकार से इन्होंने सिटी बनाने का काम किया, या हरियाणा की जो सरकार है गुड़गांव को जिस तरह से बढ़ाई, प्रेजेंट टाइम में पिछली सरकार भी थी, ये सरकार भी जिस प्रकार से काम करी, उसी प्रकार से जैसे मैं योगी का मैंने नाम लिया, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो जिस प्रकार से यूपी में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, देखो निवेश को जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा निवेश किया था। अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी देखोगे यूपी में जो इलेक्शन हुआ था वहां पर सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का जोर क्या, ज्यादा से ज्यादा भैया हम फ्री राशन बांट दें, ठीक है, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे दो, ये ऐसा मॉडल है। अभी देखोगे तो क्या रहा कि अगर देखोगे सरकारों का मेन मोटिव क्या है, अगर प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम केंद्र को भी ले लें तो केंद्र सरकार क्या है, किसानों को जो उनको 2,000 रुपए जो सब्सिडी मिल रही है, यानी कहने का मतलब है कि कल्याणकारी, यानी अगर देखोगे नरेंद्र मोदी की सरकार की भी अगर हम उसके विकास के मॉडल को देखो किस प्रकार से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अपनी परियोजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारी उनकी योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना है या हेल्थ को लेकर की योजना है, ये ठीक है, ये जो सारी योजना है, तो वही जो योजनाएं किस प्रकार से राज्य गढ़ रहे हैं, किस प्रकार से बने, यानी उनका जोर किस सेक्टर में बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है। मैंने वही बताया कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो जिस प्रकार से बीच में कोरोना काल में जिस प्रकार से राशन बटा, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो विभिन्न राज्यों में जो सरकारें हैं वह डेवलपमेंट को करने के लिए या विकास को करने के लिए कौन कौन से पैमानों को अपना रही हैं, यही पूरे चैप्टर का रूपरेखा है और यह पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द आपको घूमता रहेगा। बस इसमें कुछ 1-2 पॉइंट है, हर राज्य को लेकर के 2-3 बातें हैं, वही अगर आप पता कर लोगे तो आपको लिखना क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है।